हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है हेल्थ साइंस पर। हेल्थ साइंस पे हमने कल डिस्कस किया था प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है? जब घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो भी उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो उसकी मरहम पट्टी की जाती है, वही कहलाता है प्राथमिक चिकित्सा। और जो मरहम पट्टी करता है वही चिकित्सक कहलाता है। वो हमारा होता है प्राथमिक चिकित्सक। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो ये प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, इसका उद्देश्य क्या होता है या फिर इसकी विशेषताएं बोल लें तो इसकी 3 विशेषताएं होती हैं या 3 उद्देश्य होता है। पहला, मरीज को तुरंत सहायता देना। दूसरा, उसके जीवन की रक्षा करना। तीसरा जो था अस्थायी उपचार, यानी कि जो प्राथमिक चिकित्सक उपचार देता है, वो अस्थायी ना होकर अस्थायी होता है। फिर हमने समझा था प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता क्यों है। तो जब कभी आग लग जाती है, अधिक रक्तस्राव हो जाता है या फिर कोई व्यक्ति कुछ विष वगैरह खा लेता है, सांस उसकी बंद होने लगती है किसी भी वजह से, जैसे पानी में डूबने से हो गई या कोई विषैला जंतु काट लिया, तो इन सभी चीज़ों में प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हमने प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांतों के बारे में बात किया था, जिसमें व्यक्ति के पास भीड़ नहीं इकट्ठा होने देना है, उसको शुद्ध वायु मिलनी चाहिए, डॉक्टर को बुलाना, ये सारी चीज़ें हमने देखे थे सिद्धांत में। फिर हमने प्राथमिक चिकित्सक के गुण की बात की थी, जिसमें जो प्राथमिक चिकित्सक है वो हृष्ट-पुष्ट होना चाहिए, वो घायल को सहायता दे सके, वो उसको चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, उसको शरीर विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, दूरदर्शी बुद्धिमान होना चाहिए, सचेत, चतुर, विवेकशील होना चाहिए, परिस्थितियों में घबराए ना, व्यक्ति जो है वो ढाढ़स बंधाने वाला होना चाहिए। तो ये तमाम प्रकार की विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा किया था। साथ ही साथ प्राथमिक चिकित्सा के कर्तव्यों के बारे में भी चर्चा किया था। लास्ट में हमने देखा था कि जो प्राथमिक चिकित्सा है, उसके लिए कुछ आवश्यक सामग्री की भी बात की थी। अब उसी के आगे हमें देखना है सामान्य दुर्घटनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये तो हमने डिस्कस किया कि हमने कल क्या-क्या पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी। आज हमें देखना है सामान्य दुर्घटनाएं। तो आप जहाँ पर भी हम मनुष्य हैं, तो दुर्घटनाएँ होना स्वाभाविक है। कुछ ऐसी दुर्घटनाएँ होती हैं जिसमें व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, व्यक्ति अपंग हो जाता है। तो दुर्घटनाएँ घर के अंदर हों या बाहर हों, ये कुछ सामान्य सी ऐसी दुर्घटनाएँ हैं जो कि घर के अंदर ही हो जाती हैं। सामान्य घरेलू दुर्घटनाएँ कुछ होती हैं, जैसे घर पर ही दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। अब इन दुर्घटनाओं का कारण क्या हो सकता है? हम उन दुर्घटनाओं पर चर्चा करने से पहले ये समझते हैं कि ये सामान्य जो दुर्घटनाएँ हैं, जिसे हम घरेलू दुर्घटनाएँ भी कहते हैं, इनके होने के पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पहले हम इसके कारण पर चर्चा करते हैं। आपको पता है ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न हो जाता है, दुर्घटनाएँ क्यों होती हैं? इसका कोई निश्चित कारण हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कारण ऐसे हैं जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये घटनाएँ इन वजहों से होती हैं। जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले अशिक्षा की। शिक्षा के अभाव के कारण अशिक्षित व्यक्ति किसी भी कार्य को उचित ढंग से नहीं कर पाता है और इस कारण कोई न कोई दुर्घटना हो ही जाती है। जैसे मान लेते हैं कि भोजन बनाते समय जल जाना, ट्रैफिक नियमों का ज्ञान ना होने से सड़क पर चलने वाले वाहनों से टकरा जाना, ये
तमाम प्रकार के, जैसे आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लाया, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, आप नहीं जानते हैं, आप क्या करेंगे? तो उससे दुर्घटनाएँ होना स्वाभाविक है। अगला है अज्ञानता। तो ये दुर्घटना होने का एक अज्ञानता भी एक कारण है। अशिक्षा जो है वो अज्ञानता की जननी मानी जाती है। शिक्षित व्यक्ति उपकरणों का प्रयोग करने की जानकारी के कारण जो दुर्घटनाएं हैं उनके होने से बच जाता है। लेकिन जब अज्ञानी व्यक्ति साधारण रूप से इससे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जैसे अभी अभी हमने बताया, जैसे आप कोई सामान लेके आए, आपने देखा कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आए और आपको उस चीज की जानकारी नहीं है कि किस तरह से हम इस इलेक्ट्रॉनिक सामान को चलाएंगे। तो ऐसे आपने देखा होगा कि कुछ, जैसे हमारी कुछ वस्तुएं हैं, उन पर पीछे निर्देश भी दिए होते हैं कि हमें चीज़ों को कैसे करना है। तो जब व्यक्ति अशिक्षित है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो चीज़ों को पढ़ नहीं सकता है। अब उसके पास जानकारी भी नहीं है, तो वो जब अज्ञानता से किसी चीज़ का या किसी भी कार्य को करता है जो जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं है, तो ऐसे में दुर्घटनाएँ होना स्वाभाविक है। जैसे आपको आपके घर में स्विच खराब हुआ, बोर्ड खराब हुआ, कुछ भी हुआ, आपको जानकारी है नहीं और आप पहुँच गए वहाँ पर, प्लास और ये सब क्या बोलते हैं उसको, जिससे खोलते हैं, पेचकस वगैरह लेकर पहुँच गए। अब आपको जानकारी है नहीं और आपने आपने क्या किया, दौड़ती ही लाइन में आपने टच कर दिया, ऐसे ही हाथ से ही वायर को, खुला वायर था, आपने टच कर दिया, वो तो उठा के पटकेगा ही पटकेगा। तो इससे दुर्घटनाएँ होती हैं। अज्ञानता के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएँ होती हैं। अगली बात करेंगे हम असावधानी की। तो कुछ व्यक्ति प्रत्येक कार्य में इतनी जल्दबाजी करते हैं कि वो कार्य को करते समय सड़क पर चलते हुए या फिर वाहन आदि ऐसे असावधानी बरतते हैं कि उनको दुर्घटना हो जाती है। जैसे असावधानी एक ये भी है कि आप बाइक चला रहे हैं और फ़ोन से बात कर रहे हैं, ये भी तो असावधानी ही हुई। अब ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आपको वाहन चलाते समय फ़ोन से बात नहीं करना चाहिए, है, जानकारी है आपको, आप शिक्षित भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षित व्यक्ति हो और वो फ़ोन से बात ना करता हो, करता है, लेकिन ये असावधानी होती है। आपने देखा भी होगा, बोर्ड लगे होते हैं रोड के किनारे, सड़क नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो ये एक असावधानी ही होती है। जैसे जब हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं, हमारा ध्यान तो है नहीं, ये हमारी गलती है, हम क्या करते हैं, दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। अगला आता है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है? तो कभी-कभी ये जो दुर्घटनाएँ हैं, ये मनोवैज्ञानिक कारणों से भी हो जाती हैं। जैसे क्रोध आना, जीवन में निराशा, मानसिक तनाव, दुर्घटना, ये सब, मतलब ये सारी चीज़ें दुर्घटना के प्रमुख कारणों के अंतर्गत रखे जाते हैं, जिसके कारण लोग ज़हर खा लेते हैं, पानी में डूब जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, यानी कि गले में फंदा लगा लेते हैं, अपने अपने शरीर में ही आग लगा देते हैं, जिसे हम आत्महत्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अब ये आत्महत्या भी तो एक दुर्घटना है, और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो कि हम मनोवैज्ञानिक कारण में किसको रख सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कारण में आपका मानसिक तनाव, जीवन से निराशा, क्रोध आना, ये सब है। साथ ही साथ पानी में डूबना, गले में फंदा लगाना, अपने ही शरीर में आग लगा लेना, तो ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत आते हैं। अगली जो हम बात करने वाले हैं, अगला जो कारण है वो है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या होता है? तो समाज में विभिन्न प्रकार के उत्सव, सामाजिक समारोह, शादी, विवाह, इनके आयोजन होते रहते हैं।
ऐसे अवसर पर भी भीड़-भाड़, धक्का-मुक्की इन सभी के कारण व्यक्ति को चोट लग जाती है। बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ होने से दम भी घुटने लगता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं दुर्घटना के कारण। लास्ट में हम बात कर लेते हैं जीव-जंतु आदि के काटने से। तो जैसे अब गर्मी का मौसम हो गया है, हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसे में साँप हो गया, बिच्छू हो गया और पागल कुत्ते ले लिया जाए तो इनके काटने से भी दुर्घटना का शिकार हो जाता है व्यक्ति। अभी ये चल रहा है क्या गर्मी का मौसम, इसमें साँप बिच्छू निकल कर ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो होगा क्या? वैसे मैं आपको ये बता दूँ कि अगर कभी भी बिच्छू काटता है, काटने का मतलब जो वो डंक मारता है। अगर कभी बिच्छू ने डंक मार दिया और आपके आस-पास कोई आपको दवा करवाने वाला, ले जाने वाला नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप तुरंत ये जो टाटा नमक होता है आयोडीन युक्त, ये टाटा नमक आप थोड़ा-सा पानी लगा के और जहाँ पर बिच्छू ने डंक मारा है, वहाँ पर आप चिपका दीजिए। ये थोड़ी ही देर में विष को खींच लेता है। ठीक? तो ये कभी आज़मा कर देखिएगा अगर आपके आस-पास कोई आपको ले जाने वाला नहीं है। हालाँकि बिच्छू जब मारता है तो इतनी जल्दी दवा नहीं मिल पाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप तुरंत जाएँगे, किचन से लाएँगे टाटा नमक। वो टाटा नमक ही होना चाहिए और कोई नमक नहीं। टाटा नमक की हम बात कर रहे हैं। तो वो टाटा नमक में आप ज़रा-सा पानी डालेंगे और 1 चम्मच नमक का लगभग ले लीजिएगा और उसमें ज़रा-सा पानी डालकर उसको जहाँ पर बिच्छू ने डंक मारा है, वहाँ पर आप उसको चिपका दीजिएगा। देखिएगा आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक? ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। आपको पता है जो हमारा किचन होता है, ये औषधियों का भंडार होता है। इसी किचन में न जाने कितनी औषधियाँ छिपी हैं जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये तो हमने बात की कि जैसे दुर्घटनाएँ हैं वो क्यों होती हैं। अब ये जो सामान्य दुर्घटनाएँ हैं इनसे हमें बचना कैसे है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में घर और आस-पास में कोई न कोई दुर्घटना ऐसी घट ही जाती है, तो इससे हमें बचना आना चाहिए। करेंगे क्या? सावधानी बरतेंगे। अगर किसी व्यक्ति को दुर्घटना की वजह से उसका रक्तस्राव हो रहा है, तो उसे रोकने की कोशिश करेंगे। कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, तो उसको तुरंत बाहर निकालेंगे, उसके फेफड़ों से पानी निकालने की कोशिश करेंगे। साँस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो उसे हम जो है क्या करेंगे कृत्रिम साँस देंगे। अगर उसने विष वगैरह खा लिया है, तो हम वमन कराएँगे। अगर किसी विषैले जीव-जंतु के काटने से पूरे शरीर में विष फैल गया है, तो इसके लिए हमें उपाय करना चाहिए। क्या जैसे जहाँ पर काटा हो, वहाँ पर संभव हो तो कोई चीज़ आपको कसकर बाँध देनी चाहिए। जैसे बिच्छू अगर काटता है, तो क्या करते हैं हम, जैसे उँगली में काटा है, तो हम कलाई से थोड़ा ऊपर जाके वहाँ पर एक बाँध देते हैं कुछ, जिससे जो उसका विष है वो हमारे पूरे शरीर में ना पहुँचे। ठीक? तो ये तो हमने बात कर ली ऐसे आम तौर पर कि क्या बचाव किया जा सकता है। अब ज़रा हम ये बात करते हैं कि ये जो अभी-अभी हमने बात किया कि सामान्य सी दुर्घटनाएँ, ये सामान्य दुर्घटनाओं के अंतर्गत हम किस-किस को रख सकते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं। घरेलू जो हमारे जो घरेलू सामान्य दुर्घटनाएँ होती हैं, हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जलना शुष्क आग से होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जलना और झुलसना। जलना या फिर झुलसना, ये दोनों चीज़ें हमें सुनने में एक लग रही हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है इनमें। क्या? तो जलना शुष्क आग से होता है। जैसे आग, बिजली, गर्म तवा, इन सब से जो आप जलते हैं उसको हम जलना कहते हैं। इसमें होगा क्या? तो इससे त्वचा लाल व काली पड़ जाती है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मांस तक जल जाते हैं, ठीक? लेकिन अगर हम झुलसने की बात करें तो झुलसना तरल पदार्थों द्वारा होता है। जैसे
जैसे उबला पानी हो गया, दूध हो गया, घी, तेल, आग, भाप की जो भभक होती है, उससे भी हम झुलसते हैं। आप जले न जब आप किसी चीज़ से जैसे आग वगैरह से हो गए, जल गए, तो आग से जलना और भाप से जलना दोनों में बहुत डिफ़रेंस होता है, ठीक? कभी देखिए आप आग से जल जाएँगे, उतनी तकलीफ़ नहीं होती है जितना आप भाप से जलने पर होता है, ठीक? तो जब यह पदार्थ अनायास त्वचा पर गिर जाता है, तब त्वचा जलती नहीं बल्कि ये झुलस जाती है, ठीक? और जलेगी कब? जैसे आग हो गया, बिजली हो गया, गर्म पानी हो गया, इन सब से ये त्वचा हमारी जलती है। लेकिन जब तरल पदार्थ गिरता है हमारे हाथों पर, पैरों पर, शरीर पर कहीं पर भी, तो इस स्थिति को हम झुलसना कहते हैं, ठीक? अब ये झुलसना तो हमने देख लिया कि झुलसना क्या है। जरा अब हम बात कर लेते हैं कि ये जलना, जलना कितने प्रकार का होता है, व्यक्ति कैसे-कैसे जलता है। तो सबसे पहला प्रकार आता है, ये जो हमारा जलना है, ये मुख्य रूप से 3 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहला आता है आपका झुलसना, जिसमें त्वचा पूर्णतः नष्ट नहीं होती, केवल लाल हो जाती है, ठीक? दूसरा है फफोले पड़ जाना। आपने देखा होगा कि जब कभी हम जल जाते हैं, तो फफोले पड़ जाते हैं। अगला है उस स्थान विशेष के स्नायु तंत्र का नष्ट हो जाना जहाँ-जहाँ हो। यानी कि जहाँ-जहाँ जले हैं वहाँ के स्नायु तंत्र का नष्ट हो जाना। ये 3 प्रकार का होता है। जब कोई व्यक्ति अधिक जल जाता है, अधिक जल जाने से व्यक्ति को या रोगी को कह सकते हैं सदमा हो जाता है। उसकी जो हृदय गति है वो भी मंद पड़ जाती है। रक्त का प्रवाह भी कम पड़ जाता है, रोगी पीला पड़ जाता है, कभी-कभी श्वेत भी हो जाता है। तो स्नायु तंतु जलने पर विषैले पदार्थ उत्पन्न होकर शरीर की जो आंतरिक क्रिया है, आंतरिक क्रिया को प्रभावित करता है, ठीक? क्या करता है? तो ये शरीर की आंतरिक क्रिया को प्रभावित करता है। अब ये तो हमने देखा कि अगर हम जल गए हों, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका उपचार भी हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति जल गया है तो अज्ञानतावश हम उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जो कि अगर व्यक्ति जल गया है, तो ऐसे में कौन-कौन से हम उपचार कर सकते हैं, ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। तो हमें उपचार में क्या करना है? जले या झुलसे स्थान पर भूल कर भी पानी नहीं डालना है। हम रोगी के उस स्थान पर जहाँ पर वो जल गया है, उस स्थान पर हम उसको पानी नहीं डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर फफोले पड़ गए हैं, तो फफोलों को भी नहीं फोड़ना चाहिए। अगला है, यदि कपड़ा चिपक गया हो, जलते टाइम अगर व्यक्ति का कपड़ा चिपक गया हो उसके शरीर में, तो प्रथम सबसे पहले नारियल के तेल द्वारा उसे उसके जो नारियल का तेल है उसको तरल तेल लेकर हमें आहिस्ता-आहिस्ता छुड़ाना चाहिए, ठीक? तुरंत बर्नॉल का उपयोग करना चाहिए। अगर कच्चे आलू हों, तो कच्चे आलू को तुरंत कुचलकर जले स्थान पर लगाना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? साथ ही साथ नारियल का तेल और चूने का पानी जो होता है, वो सर्वोत्तम होता है। घबराहट और बेचैनी दूर करने के लिए आप ग्लूकोज और ब्रांडी दे सकते हैं, ठीक? और क्या कर सकते हैं? तो अगर व्यक्ति मूर्छित हो, तो मूर्छित हो जाने पर उसको अमोनिया सुंघाकर होश में लाना चाहिए, ठीक? अमोनिया का घोल घायल अंग पर डालना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? और अगर आपके पास गाढ़ी चाय है, व्यक्ति जो जल गया है, तो उसे गाढ़ी चाय ठंडी करके उसमें कपड़ा भिगोकर घायल अंग पर लगाना चाहिए। इससे जो रोगी है, रोगी को ठंडक मिलेगी। साथ
साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, तो रोगी के बिस्तर पर गर्म पानी की बोतल भी रख सकते हैं। जले हुए स्थान पर खाने के सोडे के घोल से ड्रेसिंग कर सकते हैं। एक भाग अलसी के तेल और एक भाग चूने का पानी मिलाकर स्वच्छ कपड़े के फाहे द्वारा जले हुए भाग पर इसे लगाना चाहिए। तो ये तमाम प्रकार के आप उपाय कर सकते हैं, व्यक्ति का तुरंत तत्काल उपचार कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं अगर वस्त्र पर आग लग गई है, ठीक? तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको पता है कि कभी-कभार खाना बनाते समय स्टोव या फिर गैस चूल्हा जो हो गया से शरीर के वस्त्र में आग लग जाती है और तुरंत जो घायल व्यक्ति होता है, यानी कि जिस व्यक्ति के कपड़े में आग लगी होती है, वो व्यक्ति भागने लगता है, घबराहट होती है, घबराहट में वो भागने लगता है। जब वो भागता है तो शरीर वायु के संपर्क में आती है और आग अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का काम क्या है? वस्तुओं के जलने में सहायक होना। यानी कि जब व्यक्ति भागता है तो उसके कपड़ों में और ऑक्सीजन प्रवाहित होता है, आग बहुत तेज पकड़ता है। अतः वस्त्र में आग लग जाने पर घायल को जमीन पर लिटाना चाहिए, उसे कंबल, दरी या फिर कोई मोटा ऐसा वस्त्र से उसे हमें ढक देना चाहिए। जैसे ही उसे हम ढक देंगे तो उसमें वायु का प्रवेश बंद हो जाएगा और आपको पता है कि जब किसी जलती हुई चीज़ को हम ढक देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वो जलना बंद हो जाता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी करनी है। व्यक्ति को हमें किसी मोटे चीज़ से या कंबल हो गया, दरी हो गई, इन सारी चीज़ों से हमें उसको लपेट देना चाहिए ताकि आग और ना बढ़े। साथ ही साथ आग को हाथ से बुझाने का प्रयास करना चाहिए, कभी भी पानी डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हमें गलती से भी कार्य नहीं करना है। ये आप जो प्राथमिक उपचार पढ़ रहे हैं, सामान्य दुर्घटनाएं, इनको आप ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे अपने जीवन में आए दिन ये सारी दुर्घटनाएं आपके आंखों के सामने ही होती रहती हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, जैसे व्यक्ति खाना बना रहा है तो उसके कपड़े में आग पकड़ लिया। अब व्यक्ति जो है वो घबरा कर भागने लगा। जो घर में व्यक्ति थे, जो घर में लोग थे, वो क्या किए, बाल्टी में पानी भरे और उस व्यक्ति के ऊपर डाल दिए। ये गलत है। कभी भी हमें जलते हुए व्यक्ति के ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक? अब जब व्यक्ति जल गया है तो हम उसका उपचार कैसे करेंगे? उपचार भी हमें समझना है। तो वही आप सबसे पहले चिकित्सक को बुलाएंगे। बाकी चिकित्सक के आने से पहले आप क्या करेंगे, तो जो व्यक्ति जला है, जले व्यक्ति को फर्श पर लिटाकर लुढ़का देना जब तक कि आग ना बुझ जाए। व्यक्ति पे आप कंबल या फिर कोई चीज़ डाल देंगे तो भी बुझ जाएगा। व्यक्ति को आप ऐसे लुढ़का देंगे नीचे तो भी आग बुझ सकती है। पानी नहीं डालना है। अभी-अभी हमने ऊपर देखा कि हमें व्यक्ति के ऊपर पानी नहीं डालना है। अगर आप जल का प्रयोग करते हैं तो इससे जो स्थिति है वो और भी गंभीर हो जाती है। आग बुझाने के लिए कंबल या दरी का प्रयोग करना चाहिए, जो कि हमने अभी-अभी देखा, क्योंकि वो मोटा होता है और उसमें वायु प्रवेश नहीं कर पाती है। रोगी के वस्त्र या फिर जूते सुगमता से ना उतर सके तो उन्हें कैंची वगैरह से काट देना चाहिए ताकि वो आसानी से निकल सके। हमें पता है कि फफोलों को नहीं फोड़ना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पर निशान बन जाते हैं और जो त्वचा होती है वो भी जल्दी से ठीक नहीं होती है। साथ ही साथ आपको खाने के सोडे में जले स्थान पर उसकी ड्रेसिंग करनी चाहिए। खाने के सोडे से आप बर्नॉल का भी प्रयोग करना चाहिए आपको। तो ये कुछ सामान्य सी सावधानियां हैं, या फिर हम कह दें कि ये उपचार हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। ये तो हमने देखा अगर व्यक्ति आग से जल रहा है या फिर झुलस रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या उपचार होते हैं।
अब ज़रा हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तेज़ाब से जल रहा है तो क्या होगा? यानी कि अगर कोई व्यक्ति तेज़ाब से जल गया है तो हमें उसे क्या करना चाहिए? गंधक, नमक, सोरे का तेज़ाब बहुत तेज होता है। ये जिस स्थान पर गिरते हैं, उस स्थान को तुरंत ही जला देते हैं। ठीक? अब अगर कोई व्यक्ति तेज़ाब से जल गया है, अगर उसके ऊपर तेज़ाब गिर गया है, तो क्या करना चाहिए? उपचार क्या है? सबसे पहले अगर शरीर के किसी भाग पर तेज़ाब गिर जाए, तो उस भाग को तुरंत अमोनिया या फिर खाने के सोडे के घोल से धोना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन में दिया है हल्का क्षार, तो ये जो अमोनिया है, खाने का सोडा है, ये हल्के क्षार होते हैं। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति एसिड से जल रहा है तो उसे हमें हल्के क्षार से उसके घाव को धोना चाहिए। शरीर के जिस हिस्से पर तेजाब गिर गया हो उस हिस्से पर तुरंत दूध डालने ताकि दूध डालना चाहिए। दूध हमें कब तक डालना चाहिए? जब तक दूध फटना बंद ना हो जाए। यानी कि जब आपके शरीर पर कहीं पर तेजाब गिरा है तो आप उस पर दूध डालेंगे तो दूध फट जाएगा। और दूध हमें कब तक डालना है? जब तक दूध फटना बंद ना हो जाए। पानी से कभी भी नहीं धोना चाहिए। आपने अभी देखा क्या? आग से जलना और तेजाब से जलना, इन दोनों के जलने पर हमें पानी का प्रयोग नहीं करना है। अगला है, अगर हम क्षार से जलते हैं तो क्या होगा? अगर व्यक्ति क्षार से जल रहा है तो क्या होगा? चूना हो गया, कास्टिक या पोटाश काफी तेज क्षार होते हैं। क्या होते हैं? ये काफी तेज क्षार होते हैं। अब अगर आप क्षार से जल गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हम उपचार कर सकते हैं कि जले हुए भाग पर सिरके व नींबू के रस में पानी मिलाकर लगाने से क्षार का प्रभाव कम होता है। बिल्कुल घरेलू उपाय है कि जो सिरका है और नींबू है, सिरका और नींबू के रस में पानी मिलाकर लगाने से जो क्षार है उस क्षार का प्रभाव कम हो जाता है। ये तो हमने देखा कि जलने का। कभी कभी व्यक्ति बिजली से भी जल जाता है। तो बाकी ये आपसे जलना, तेजाब से जलना, क्षार से जलना, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब हम थोड़ा सा ऐसे बस सुन लेते हैं कि बिजली से जलने पर क्या होता है। बिजली के खुले तार से छू जाने पर बड़ा जोर का झटका लगता है। पूरा जो हमारा शरीर का अंग होता है वो सुन्न सा पड़ जाता है। अगर झटका काफी तेज लगा है तो मनुष्य झटके के कारण जाकर दूर गिरता है, उसे कहीं ना कहीं चोट लग जाती है या चोट लगने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार जो झटका है, झटका लगने में जीवन जाने का भी डर रहता है। कभी कभी ऐसे मान लीजिए झटका लगा, पीछे कोई ऐसी नुकीली चीज है जो आपके सर में लग गई तो मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ये झटके जो होते हैं वो हल्के लगते हैं। ठीक? तो ये जो बिजली के झटके होते हैं इसको अगर कभी किसी को जैसे सामान्यतः क्या होता है, लोग चिपक भी जाते हैं उसी में। ठीक? और जब व्यक्ति चिपक जाता है उसमें तो हमें कभी भी उसे हाथ से नहीं छुड़ाना चाहिए। या तो आप मेन सप्लाई जो है उसको जाकर बंद कर सकते हैं। उसको आप हाथ से नहीं बल्कि डंडे वगैरह से उसको छुड़ाइए। कभी हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस व्यक्ति को बिजली ने झटका दिया है उसकी स्थिति कैसी है, उसको सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, वो मूर्छित हो गया है कि नहीं हुआ है, तो जैसी उसकी कंडीशन रहेगी उसी हिसाब से आप उसका उपचार करेंगे। जैसे अगर वो बेहोश है तो पहले आप उसे होश में लाएंगे, सांस उसे देने की कोशिश करेंगे, कृत्रिम विधि से उसको आप सांस देंगे। बिजली की दुर्घटना से कभी कभी व्यक्ति को हृदय पर उसके प्रभाव पड़ता है और उसको हृदयघात यानी कि सदमा सा कुछ लग जाता है। ठीक? ये तो हमने बात की जलने की। जलने में हमने 3 का मुख्य बात किया। अब हम देखते हैं डूबना।
अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है या पानी में तो डूबना हम कह रहे हैं, जैसे पानी में डूब रहा है, आपने देखा होगा नदी तालाब हो गए, नदी हो गया या फिर स्विमिंग पूल में कभी-कभी कोई डूब जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले पानी में डूबने की घटनाएँ आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। कुछ लोग तो जानबूझकर जाते हैं, क्यों? आत्महत्या करने। और ये आत्महत्या करना किस कारण में आता है? तो ये हमने देखा था कि ये आपका सामाजिक कारण में आता है, सॉरी, ये आपका आत्महत्या करना जो आता है वो मनोवैज्ञानिक कारण में आता है। आपने अभी-अभी देखा ना, कारणों में सामाजिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण। तो जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं पानी में डूबकर, वो आपका मनोवैज्ञानिक कारण में आता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ अभी डूबने की। तो ये आपको पता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी घटनावश नदी में या पानी में, तालाब में, कहीं पर भी है, वो डूब जाता है। डूबता हुआ मनुष्य बचने की पूरी पूरा प्रयास करता है। कई बार वो ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है। तो ऐसे में व्यक्ति के मुंह में पानी चला जाता है, उसके फेफड़े में पानी भर जाता है, पेट में पानी भर जाता है और सांस नली सिकुड़ जाती है। गंदा पानी चला गया, फँस गया कहीं कुछ उसके गले में, तो उसको साँस भी नहीं आती है सही से, जो साँस नली है वो भी सिकुड़ जाती है। कभी-कभी सदमे में या भय कारण मनुष्य की हृदय गति पानी में गिरते ही बंद हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी से लड़ते हैं, यानी कि अगर वो पानी में गिर गए हैं तो वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, जी-जान लगाकर वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मान लीजिए पानी में गिर गए, तो वो डर के कारण या सदमे के कारण ऐसा होता है कि उनकी हृदय गति रुक जाती है और वो वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी अवस्था में ही उनकी मृत्यु होती है। तो हृदय या सांस के रोगी पानी में गिरने पर अपने आप को बचाने का कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। उनका हृदय इतना ज़्यादा निर्बल होता है कि वे पानी में गिरकर डूबने की आशंका के सदमे में आ जाते हैं, वो अपने आप को सँभाल नहीं पाते हैं। लास्ट में होगा क्या? तो जिसने अपना आत्मविश्वास ही खो दिया हो, जिसके पास कोई उम्मीद ही ना हो, वो बचेगा कैसे? तो ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब ये जब मृत्यु हो गई तो हम उसकी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं कि हम उसका उपचार कैसे करेंगे। भाई अब मृत्यु हो गई है तो उपचार क्या किया जाएगा? लेकिन अगर जो व्यक्ति डूबा है, आपने उसको निकाल लिया तो आप करेंगे क्या? आप उसका उपचार ऐसे करेंगे, पानी में डूबे हुए मनुष्य को निकाल कर तुरंत पेट के बल उसको लिटा देना चाहिए। अगर उसके मुँह में बालू, कीचड़ ये सब भर जाने से रुकावट हो गई है, तो मुँह को साफ करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अगर जैसे वो जो पानी में डूबा था, तो पानी में ज़ाहिर-सी बात है कि गंदगी होगी ही होगी। तो जो वो कीचड़ वग़ैरह है, अगर ऐसा लगता है कि कीचड़ भर जाने से रुकावट हुई है, तो मुँह को पहले साफ करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और जितना संभव हो सके पानी निकल चुके तो उसके लिए गीले वस्त्र उतार कर उसे कंबल में लपेटें, गर्मी देने की चेष्टा करें। गर्म पानी की बॉटल भी उसको गर्म पहुँचाने के लिए प्राप्त करें, आप उसको लाकर दें। उल्टा करने से पेट का जो दबाव है, पेट पर दबाव पड़ता है और पानी निकलने में सहायता मिलती है। आप इसके लिए डॉक्टर को भी बुलाइए। डॉक्टर के आने तक कृत्रिम विधि से उसे सांस दिलाने की हमें चेष्टा करनी चाहिए और डॉक्टर के आने तक उसे हम कृत्रिम सांस दिलाने की चेष्टा बार-बार करते हैं। गर्म चीज़ें पीने के लिए देना चाहिए। जब श्वास कुछ-कुछ अपने आप आने लगे तो गले की कोई वस्तु नीचे जा सके तभी हम उसको गर्म चीज़ें पीने के लिए दे सकते हैं। जब सांस नहीं आएगी तो क्या ही देंगे? नहीं देंगे ना। कभी-कभी घंटे 2 घंटे तक कृत्रिम विधि से सांस दिलाने पर प्राकृतिक सांस क्रिया चालू होती है।
मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कृत्रिम विधि से साँस देते-देते कि वो व्यक्ति प्राकृतिक रूप से साँस ले सके। अब थोड़ी देर तक कृत्रिम सांस दिलाने पर अगर जीवन के चिन्ह दृष्टिगोचर हों, तब भी निराश नहीं होना। मतलब कि अगर आप थोड़ी देर सांस उसको दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं करना है, तो भी आपको घबराना नहीं है, आपको हिम्मत रखना है, निराश नहीं होना है। एक जो प्राथमिक चिकित्सक है, उसमें उसे आशावादी होना चाहिए, ये हमने कल ही देखा था। तो जब तक डॉक्टर परीक्षण करके ये ना कह दे कि डूबा हुआ मनुष्य जो है वो मर चुका है, तब तक हमें उसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, चाहे 2 घंटा लगे या 2.5 घंटा लगे, कितना भी टाइम लगे। जब तक डॉक्टर कंफर्म नहीं कर देता नहीं ये व्यक्ति पानी में डूबने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई है, तब तक आपको उसको जिंदा रखने का भरसक प्रयास करना चाहिए। ठीक? अब ये तो हमने देखा क्या? ये हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो उसके लिए हमें उसे कैसे, किस तरह से उपचार देना चाहिए। अगली बात कर लेते हैं सांप का काटना। सांप का काटना। अब हम बात कर लेते हैं कि सांप का काटना, एक कारण ये भी आपने देखा था कि कोई जो जीव जंतु हैं अगर वो काट लेते हैं तो क्या होता है। तो सांप के काटने पर उनके द्वारा जो छोड़ा गया विष है वो रक्त संचरण के कारण धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। प्रायः इस विष के द्वारा हृदय और मस्तिष्क तक फैलने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अगर ये विष पूरी तरह से शरीर में फैल जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और ये विष काफी तेज फैलता है, आपने देखा होगा अपने आसपास किसी न किसी को। तो सांप के विष के साथ साथ उसके काटने का भी भय जो होता है वो प्राण घातक होता है। ऐसा नहीं है कि जो सांप है उसने काट लिया है तो ये बहुत घातक होता है, व्यक्ति की जान भी ले लेता है। और अक्सर आपने सुना होगा कि सांप के काटने से फलाना व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो जब सांप काटता है, सामान्यतः ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, लेकिन प्रायः सांप के काटने से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। उसकी जो नब्ज है, नब्ज धीमी चलने लगती है। काटा हुआ जो स्थान है वो काला पड़ जाता है। जैसे ये पैर हुआ, पैर में अगर यहाँ पर काट लिया है तो ये स्थान काला पड़ जाता है। और सांप द्वारा काटने की सही पहचान के लिए व्यक्ति को नीम की पत्तियां खिलाई जाती हैं। नीम की पत्ती कड़वी होती है, लेकिन जिन व्यक्तियों को सांप ने काटा है उनको नीम की पत्ती कड़वी नहीं लगेगी। तो जैसे ये एक घरेलू उपचार होता है, घरेलू पहचान या घरेलू परीक्षण होता है। अगर किसी को शंका है कि मुझे सांप ने काटा है या नहीं काटा है, उसको संदेह है, तो व्यक्ति को सबसे पहले नीम की पत्तियां खिलाई जाती हैं। अगर नीम की पत्तियां तीखी लग रही हों, कड़वी लग रही हों, कड़वी होगा यहाँ पर, कड़वी लग रही हों तो व्यक्ति को सांप ने नहीं काटा है। अगर कड़वी नहीं लग रही है तो इसका मतलब कि सांप ने काटा है। अब अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो हम उसके लिए क्या उपचार कर सकते हैं जब तक कि डॉक्टर ना आए। सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आपको डॉक्टर को बुलाना है। किसी को आप डॉक्टर को बुलाने के लिए भेज दीजिए, लेकिन साथ में आप ये भी बता दीजिएगा डॉक्टर को कि व्यक्ति को सांप ने काटा है। तो जो डॉक्टर है वो सांप के काटने पर जो भी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी वो अपने साथ ही लेकर आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कभी भी कोई दुर्घटना हुई हो और आप किसी व्यक्ति को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेज रहे हैं तो डॉक्टर को ये ज़रूर बताएं कि व्यक्ति किस वजह से घायल है या उसे क्या बीमारी हुई है, क्या दुर्घटना हुआ है उसके साथ में। साथ ही साथ आप कटे हुए स्थान से कुछ दूर हृदय की ओर कसकर पट्टी बांध देंगे। अगर जिस व्यक्ति को ये सांप ने काटा है उसके हृदय से थोड़ी दूर पर कसकर आप एक
पट्टी बांध देंगे। ऐसा करने से रक्त संचार हृदय की ओर रुक जाता है और जो ये विष है ये पूरे शरीर में फैलने की संभावना नहीं रहता है। आपको पता है कि हृदय से ही रक्त को पूरा संचरण होता है पूरे शरीर में ही। घाव से हृदय के दूसरी ओर भी कस कर हमें पट्टी बांध देना चाहिए। ठीक। अगला क्या है? अगला है कटे हुए स्थान को स्वच्छ चाकू या फिर ब्लेड से थोड़ा सा काट कर जो विषैला रुधिर है उसको बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा हम सिर्फ सांप के नहीं बिच्छू के भी काटने पर कर सकते हैं। कटे हुए स्थान से विषैला रक्त अच्छी प्रकार निकल जाए, इसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट मिले गर्म पानी से घाव को भली प्रकार धोना चाहिए। तो आपको घाव को किससे धोना चाहिए? कटे हुए स्थान को विषैले रक्त अच्छी प्रकार निकल जाए, इसके लिए आपको पोटेशियम परमैंगनेट मिले गर्म पानी से घाव को अच्छी तरह से धोना चाहिए। अगर रक्त काफी बह गया है, यदि व्यक्ति मूर्छित हो तो उसकी मूर्छा दूर करने का उपाय करना चाहिए। अगर रक्त काफी बह जाए तो गर्म पानी से घाव साफ करने के बाद उस पे आपको परमैंगनेट का पतला सा चूरा भर देना चाहिए। घायल को हमें सोने नहीं देना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो क्या कहते हैं कि व्यक्ति को सोने नहीं दीजिएगा, व्यक्ति सोने ना पाए। ठीक। उसे गर्म दूध या फिर गर्म चाय पिलाना चाहिए। यदि कहीं एक ऐसा मनुष्य मूर्छित अवस्था में पड़ा मिले जिसकी परीक्षा करने से ये ज्ञात हो कि सांप के कुछ समय पूर्व सांप ने इसे थोड़ी पहले काटा है, तो भी निराश नहीं होना चाहिए आपको। ऐसी स्थिति में अगर कोई सहायक साथ में हो तो उस घायल को मूर्छा दूर करने के लिए कहकर स्वयं घाव को देखना चाहिए। जैसे अगर आपके साथ में कोई सहायक है तो आप उसे पहले बोलिए कि आप जो है इसकी मूर्छा यानी कि इसको होश में लाइए, तब तक हम देखते हैं घाव उसका देखिए। अगर थोड़ी देर पहले काटा है तो उसे हमें किस तरह से उपचार करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें देखना है। ठीक। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो क्या होगा। अभी हमें और पढ़ना है तो आज की क्लास में ही हमारा पूरा नहीं होगा। अभी हमें कई चीजें पढ़नी है, कई सामान्य सी दुर्घटनाएं पढ़नी है, जिसके बारे में अब हम अपनी कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज आपने क्या क्या देखा? अभी तक आपने ये देखा, सबसे पहले आपने देखा कि सामान्य सी दुर्घटनाएं होती कौन कौन सी हैं, होती क्यों हैं। तो कई कारण हमने देखे। इसमें सबसे पहले हमने अशिक्षा देखा, अज्ञानता देखा, असावधानी देखी, कुछ मनोवैज्ञानिक कारण देखे, सामाजिक कारण देखे और कुछ जीव जंतु के काटने से भी हो जाता है दुर्घटना, तो हमने ये भी देखा। साथ ही साथ हमने ये बात की कि अगर कोई व्यक्ति जैसे जल गया हो तो हमें उसे किस तरह से बचाना चाहिए, जले हुए व्यक्ति को बचाने के लिए हमें क्या उपचार करना चाहिए। अगर व्यक्ति के कपड़े में आग लग गई है तो हमें उसका उपचार कैसे करना है। साथ ही साथ हमने देखा अगर व्यक्ति तेजाब या फिर एसिड से जल गया है तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। अगर व्यक्ति क्षार से जल गया है तो क्या करना चाहिए। वहीं अगर बात करें बिजली से जल गया हो तो हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि अगर व्यक्ति कोई डूब रहा है, जैसे पानी में डूबने की बात की जाए तो कभी कभी व्यक्ति डर की वजह से, सदमे की वजह से मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर व्यक्ति जीवित है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। हमने चर्चा नहीं की फांसी अगर कोई लगाता है या किसी का दम घुटता है तो हमें क्या करना चाहिए। आपको पता है कि धुआं या फिर कार्बन गैस युक्त हवा में या फिर अत्यधिक लोग जहाँ पर रहते हैं या छोटा कमरा है पूरी तरह से बंद है तो अगर वहाँ पर रहते हैं तो दम घुटने की समस्या हो जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है,
अगर आपको खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं, भीड़-भाड़ वाले स्थान से थोड़ा दूर रहना है। अगर कोई व्यक्ति है जिसे साँस नहीं आ रही है तो उसे कृत्रिम साँस देना चाहिए। ये सारे तरीके हम अपना सकते हैं। फांसी लगाने की अगर बात की जाए तो लोग फांसी लगाकर आत्महत्या करते हैं, तो ऐसे में गर्दन के चारों ओर कसकर रस्सी बंध जाती है और उनकी जो श्वसन नली है उस पर दबाव पड़ती है, व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है और जब सांस नहीं ले पाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। फांसी लगाने में रस्सी का एक सिरा तो जो होता है वो छत पर या फिर पेड़ पर या जहाँ पर भी हो लटका रहता है और दूसरा गले में आकर कस लेता है। अगर आप व्यक्ति फांसी लगा रहा है आपने देखा तो क्या करेंगे, आप तुरंत जाकर उस व्यक्ति को पकड़ेंगे, वो ताकि जो है वो उसके गले में रस्सी ना कस पाए। दूसरा व्यक्ति जो होगा वो रस्सी को खोलने की कोशिश करेगा, आप उसे कृत्रिम सांस दीजिए। तो ये कुछ विधियां होती हैं जिसके द्वारा हम व्यक्ति को बचा सकते हैं। फिर हमने बात किया डूबने की। डूबने के बाद हमने बात किया कि अगर सांप ने काट लिया है तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से बचाव करना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। अभी हमें कल देखना है कि अगर कोई पागल कुत्ता काटता है तो क्या होता है, मिर्गी आने पर क्या होता है, कोई व्यक्ति मूर्छा में है तो क्या है, गर्मी का मौसम आ गया है तो लू की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये कुछ 4-6 पॉइंट हैं जिसे हमें कल समझना है। तो आज के लिए बस हम यहीं रखेंगे। और आप लोगों में से कई दिन आप लोगों ने बुक के बारे में पूछा था, तो वैसे एक क्लास हमारी यहाँ पर पड़ी है, एक वीडियो है जिसको मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था। लेकिन अभी कल नहीं परसों मैंने बुक आपको उसका बुक का जो पहला कवर है, फ्रंट कवर है, मैंने उसको नेट से निकाल कर उस मेरे पास बुक थी तो उससे जिस पे मैंने कवर नहीं चढ़ाया था तो मैंने उसको और टेलीग्राम पर भेज दिया है। आप सभी ब्रांच का एक एक बुक ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, बुक तो वहाँ पर आपको 2-2 3-3 मिल जाएंगी, लेकिन उसमें से आप कोई भी एक ले लीजिए, क्योंकि एक बुक 2 बुक सारी बुकों में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा ही, और एक बुक में सब कुछ मिल जाए ऐसा तो संभव नहीं है। तो आपको करना क्या है, सभी ब्रांच से एक एक बुक ले लेनी है। अगर हो सके तो 9th to 12th जो राजीव प्रकाशन चलती है यूपी बोर्ड की, आप उसे भी ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं पढ़ सकते हैं तो। साथ ही साथ आप एनसीईआरटी ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आप यूथ पब्लिकेशन ले सकते हैं या और कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो यूथ है इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं। हर एग्ज़ाम मतलब होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे के सारे, चाहे वो नेट हो, चाहे प्रोफेसर के हों, चाहे पीएचडी वाला एंट्रेंस का हो, एलटी ग्रेड हो, टीजीटी पीएचडी किसी भी स्टेट का हो, तो सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाते हैं। बस यही इतना फ़ायदा है उसको लेने का। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो आपको अदर बुक लेनी ही पड़ेगी, तो वो आप जाके वहाँ से बुक ले सकते हैं जो भी आपको लेना है। बाकी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।